हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज़ के अंदर। और जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, ये कॉर्पोरेट न्यूज़ एक प्रयास है आप सबके ज्ञान को बढ़ाने का, उन शेयर से रिलेटेड डिस्कशन करने का जिनमें आप इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। यहाँ केवल न्यूज़ बताया नहीं जाता बल्कि न्यूज़ को डीपली एनालाइज किया जाता है। तो मैं सी अमित पोपली, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपका इस न्यूज़ में, कॉर्पोरेट न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो एक प्रार्थना है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इससे हमें भी थोड़ा उत्साह मिलता है आगे बढ़ने के लिए। चले, तो आज हमारे पास कॉर्पोरेट न्यूज़ में क्या है। अच्छा, इससे भी आगे बढ़ने के लिए मैंने पिछले कई दिनों से मैं कह रहा हूं कि हमारा एक कोर्स आ रहा है जहां पर हम टेक्निकल प्लस फंडामेंटल सब कुछ बेसिक से सिखाने वाले हैं। मुश्किल से, क्योंकि कोर्स का फ्रेमवर्क तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है, मुश्किल से अगले 10 दिन के अंदर, आज की वीडियो से अगले 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये कोर्स का अनाउंसमेंट मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए। तो अब हम शुरू करते हैं आज की कॉर्पोरेट न्यूज़। आज हमारे पास न्यूज़ है अदानी को लेकर, फिर एएमएफआई का एक डेटा है उसको लेकर, फिर भारत के वेनेजुएला से ऑयल परचेस करने को लेकर, और फिर बांग्लादेश से रिलेटेड एक न्यूज़ है। जियो पॉलिटिकल नहीं, कॉर्पोरेट न्यूज़ में ही क्लासीफाई करना चाहिए उसे। फिलहाल एएमएफआई डाटा अगर मैं उसकी बात करूं तो ये डेटा कहता है, ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड है जिन्होंने डेटा रिलीज किया है कि, और जो बता रहा है कि अगर हम बात करें कि पिछले महीने की, तो इक्विटी मार्केट से पैसा निकल रहा है। म्यूचुअल फंड इक्विटी मार्केट में कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर कम इन्वेस्टमेंट जा रही है। लार्ज कैप में फिर भी जा रही है और ग्रोथ भी हो रही है, बट मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कम होकर जो अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जा रही है वो इस टाइम है गोल्ड फंड्स की तरफ। तो आप देख रहे होंगे गोल्ड के प्राइसेस में तभी एक झटका लगने के बाद सर्ज होना शुरू हो गए हैं, आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो ये डेटा भी यही बता रहा है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट जो किया करते थे वो इक्विटी मार्केट में पिछले मंथ तक लगभग 28,000 करोड़ मंथली इन्वेस्ट किया करते थे, जो कि अब घटकर 24,000 करोड़ रह गया है। और वहीं पर जो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 106%, यानी कि दुगना हो चुका है। ग्रेट। तो इस वजह से आप देख रहे होंगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप अगर आपके पास हैं तो उनके अंदर झटके लगे हैं, 20 से 25% तक भी स्टॉक गिरे हुए हैं। बट ऐसा नॉर्मली होता है। देखो, फिर वो क्या करेंगे कि अब गोल्ड में बुक करेंगे जब एक प्रॉफिट बुक करेंगे। सिमिलरली लार्ज कैप में जब एक इन्वेस्टमेंट सर्टेन लेवल तक पहुंच जाती है, उसके बाद मिड एंड स्मॉल कैप की तरफ आती है। धीरे धीरे मिड एंड स्मॉल कैप का भी नंबर अगर आप देखेंगे अगले कुछ दिनों या हफ्तों के अंदर लगना शुरू हो जाएगा। तो बी पॉजिटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास न्यूज़ है वेनेजुएला ऑयल को लेकर। आप जानते हैं यूएस ने हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी क्योंकि हम रशिया से ऑयल परचेस करते थे, फिर हमारी यूएस से डील हुई। अब हमारा जो टैरिफ है वो 50% से घटकर 18% रह गया है। यूएस कहता है कि इंडिया रशिया से ऑयल नहीं बाय करेगा, और भारत कहता है देखो हमें तो जहां से अच्छी डील मिलेगी, हम बिजनेसमैन लोग हैं, जहां से अच्छी डील मिलेगी, रॉ मटेरियल जहां से अच्छा मिलेगा और सस्ता मिलेगा, हम वहीं से बाय कर लेंगे, तुम सस्ते दाम पर दे दो। अब हुआ क्या, यूएस से पहले तो बेच नहीं पाता था सस्ते दाम पर क्योंकि उनका खुद का कंजम्पशन इतना है। परंतु अब जब से उन्होंने वेनेजुएला पे कब्जा किया है तो वेनेजुएला वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बनने की काबिलियत रखता है, जिसके पास इतना ऑयल है। तो अब हुआ क्या कि जो वेनेजुएला से ऑयल निकाला जाता है ना, वो ऑयल बहुत ही भारी होता है, हैवी होता है अपने आप में। हालांकि ऑयल तो ऑयल है बट उसमें काफी भारीपन होता है एज कंपेयर टू द अदर ऑयल्स जो दुबई वगैरह से निकलता है। तो फिर उस ऑयल को रिफाइन करना पड़ता है और उसके लिए एक स्पेशल तरीके की रिफाइनरी की जरूरत होती है, जो कि भारत के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अब भारत में एक भी नहीं, ऐसी दो दो रिफाइनरी है इनफैक्ट। तो फिर अब मुझे लगता है कि एक बड़े अच्छे लेवल की एक डील हुई है। वो क्या कि वेनेजुएला से ऑयल सीधा आएगा इंडिया में, इंडिया से वो ऑयल रिफाइंड होगा और वो पूरे संसार को, स्पेशली यूरोप और यूएस को भी सप्लाई किया जाएगा। यूएस कहीं ना कहीं इस डील पे एग्री हुआ है और इसी का इंपैक्ट नजर आ रहा है कि बड़ी मात्रा में 2 मिलियन बैरल वेनेजुएलियन ऑयल भारतीय परचेस करना शुरू कर चुके हैं। यानी कि बहुत बड़े लेवल का परचेज शुरू हो गया है। क्या रशिया से हमने ऑयल इंपोर्ट बंद कर दिया? नहीं, बंद नहीं किया। हाँ, हमने कहा है जिस दिन तुमसे अच्छी डील मिलेगी तुमसे ले लेंगे, जिस दिन उनसे अच्छी मिलेगी उनसे ले लेंगे। तो अभी फिलहाल वेनेजुएलियन ऑयल जो है, वेनेजुएला का ऑयल, वो सस्ता मिल रहा है बहुत, तो हम उनसे बाय कर रहे हैं। बट रशिया से भी ऑयल वो इंपोर्ट हो रहा है, क्वांटिटी थोड़ी कम जरूर हुई है। तो भारत यहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है। तो हमें सरकार की तारीफ तो करनी होगी कि जो कर रही है वो गजब का कर रही है देश के हित में।
चलिए खैर और आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज आती है हमारे पास अदानी को लेकर। जी, अदानी साहब पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं कि उनके खिलाफ जो भी चार्जेस यूएस में चल रहे हैं उन सबको ड्रॉप किया जा सके। वो इनफैक्ट कंपनी ने एक्सेप्ट किया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम लोग टच में हैं कि किसी तरीके से इन चार्जेस को रिमूव किया जा सके, चाहे ब्राइबरी से रिलेटेड चार्जेस हो या फिर और इन्वेस्टिगेशन हो। अब और इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या आता है, देखो यूएस ने रिसेंटली कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की एलपीजी की सप्लाई को लेकर। एलपीजी यानी कि नेचुरल गैस, जो कि कंपनी यूएस का आरोप है कि ईरान से ले रही थी और उन ईरानियन कंपनी से ले रही थी जो यूएस के सैंक्शन में आते हैं। तो कंपनी ने इसको डिनाई किया। उन्होंने कहा देखो जी, एलपीजी जो है वो हमारी टोटल रेवेन्यू का ही 1.5% है, तो हम क्या ही उखाड़ लेंगे। तो इसलिए कंपनी ने इन एलिगेशंस को डिनाई करते हुए कहा है कि हम पूरा सहयोग यूएस गवर्नमेंट से कर रहे हैं और हम ये एश्योर करते हैं कि हम एलपीजी का कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांजैक्शन ईरान से नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली कंपनी ने यह भी एक्सेप्ट किया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो डायरेक्टली टच में है, ताकि उनके ऊपर जो ब्राइबरी के चार्जेस लगाए गए हैं अदानी एंटरप्राइज वगैरह के ऊपर या अदानी ग्रुप के ऊपर, उनको ड्रॉप किया जा सके। देखते हैं अदानी के ऊपर कब ये अच्छी न्यूज मिल जाएगी। हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ही ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये चार्जेस ड्रॉप किए जा सके। क्यों? क्योंकि ट्रंप अपने आप में खुद बिजनेसमैन आदमी है। आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखा होगा, अभी रिलायंस वालों ने क्या किया, ट्रंप की फैमिली, जो उसके जवाई राजा हैं, जो उसके बेटे हैं, उनको बुलाया और पूरा गुजरात वगैरह घुमाया और जो उनका एक खुद का सो कॉल्ड जंगल है वहां पे भी लेके गए। चलिए उस जंगल का नाम बताइएगा, ये आपका होमवर्क है आज। वहां पे भी लेके गए। ये सारी स्ट्रेटेजी ट्रंप के खिलाफ ही क्यों हो रही है? पहले तो किसी यूएस वाले के खिलाफ नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि वो बंदा इसी से ही काबू में आता है, वो इन्हीं चीजों से काबू में आता है। तो हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज भी संभाल रही है और लग रहा है अदानी भी संभाल लेगा। चलिए अच्छी बात है, अपने आप समझ जाएंगे ये लोग। फिलहाल अगली न्यूज आती है बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश, देखो जी, भारत के साथ डील हुई, वहां बांग्लादेश की सांस फूल गई। क्यों? पाकिस्तान की भी फूली, पर पाकिस्तान को काउंट कौन करता है। बांग्लादेश इसलिए परेशान हो गया भाई साहब कि वो कहता है कि यार अब तो यूएस ने टैरिफ इंडिया का 18% कर दिया, तो हमारे टेक्सटाइल का क्या होगा। अच्छा, टेक्सटाइल को लेकर ही जंग है। क्यों? क्योंकि चाइना के बाद बांग्लादेश का संसार में आता है सेकंड नंबर टेक्सटाइल के अंदर। ओके, तो बांग्लादेश ने यूएस से एक सीक्रेट डील की। अब ये डील सीक्रेट डील थी। सीक्रेट डील का मतलब होता है कि किसी को डिस्क्लोज नहीं की जाएगी कि क्या होगा। हालांकि सीक्रेट डील के बाद भारत के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के शेयर है, जो पिछले एक हफ्ते से लगातार बढ़ रहे थे, चाहे गोकुलदास एक्सपोर्ट हो या बाकी टेक्सटाइल कंपनियां हो, उनमें शार्प डिक्लाइन देखा गया, 5% का डिक्लाइन देखा गया। अब रीजन ये रहा कि बांग्लादेश को यूएस ने कह दिया है कि तुम्हारे टेक्सटाइल पे टैरिफ 0, बदले में यूएस के फार्मास्यूटिकल्स और अदर प्रोडक्ट्स और स्पेशली कॉटन, उसके ऊपर भी टैरिफ बांग्लादेश नहीं लगाएगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। अब भारत का फायदा है या नुकसान? देखो, देखने में तो लग रहा है नुकसान है, बट हमें और इन डेप्थ जाना चाहिए। पहली बात, इस डील को सीक्रेट डील क्यों कहा जा रहा है? सीक्रेट डील इसलिए कहा जाता है कि इसमें कुछ बातें नहीं डिस्क्लोज की जा सकती है। वो बातें क्या हो सकती है? देखो, बांग्लादेश में इस टाइम है यूनुस की सरकार। यूनुस जो है वो यूएस का, जिसे कहते हैं ना, पूंछ है उसकी, पुच्छल है उसकी। तो यूनुस ने कहीं ना कहीं ये डील की है कि बांग्लादेश में यूएस आर्मी को एक स्पेस दिया जाए। बांग्लादेश के अंदर यूएस चाहता है कि उसे हिंद महासागर के अंदर एक जगह चाहिए। बांग्लादेश के पास एक जगह है जहां पर पोर्ट बनाया जा सकता है, तो उस पोर्ट पर यूएस नेवी की एक्सेस बांग्लादेश दे सकता है। इसी का विरोध शेख हसीना कर रही थी, बट यूनुस क्योंकि यूएस का ही बंदा है, तो इसलिए वो इस एक्सेस को दे सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। हालांकि बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है वो इस बात को जब तक वो है तब तक तो होने नहीं देगा। तो फिलहाल आगे क्या होता है देखते, बट फिलहाल मुद्दे पे आते हैं टेक्सटाइल के। देखो जी, जो डील हुई है उसके अनुसार जो अभी थोड़ी बातें निकल के आ रही हैं वो ये है कि जो टेक्सटाइल होगा उस पर टैरिफ निल होगा, प्रोवाइडेड यूएस का कॉटन यूज किया जाएगा। ठीक है जी, यूएस का कॉटन यूज किया गया। बांग्लादेशी नाच रहे हैं इस बात पे कि अरे 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 यूएस का कॉटन यूज होगा, बहुत अच्छी बात है। अबे क्या होगा इससे? अकल लगाओ। यूरोप और यूएस में जिस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है वो है भारत का सूत। भारत की सूती कपड़े की सबसे ज्यादा, सूती कपड़ा जो होता है उसकी सबसे ज्यादा डिमांड है।
उसी के बने हुए फैब्रिक्स, उसी के बने हुए क्लोथ्स को वो लोग पसंद करते हैं। अब जब यूएस से आएगा कॉटन, उससे बनेगा यान, तो फिर तुम बना भी लोगे तो यूरोप में तो डिमांड जिस चीज की है वो तो रह ही गया, क्योंकि अभी तक बांग्लादेश बेशक टेक्सटाइल में था, बट उसको जो कॉटन है, जो यान है, वो इंडिया से सप्लाई होता था, जिसकी वजह से यूरोपियन देश मानते थे कि भारतीय सूत बन के आ रहा है, उसका कपड़ा बन के आ रहा है, तो वो जिसको बड़ा पसंद किया करते थे। तभी बांग्लादेश की इंडस्ट्री चला करती थी। बांग्लादेश तक का सूत भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता यूरोप वगैरह में, परंतु अब वो कहते हैं कि यूएस से, अरे यूएस का ही कॉटन एक्सेप्ट करना होता तो यूरोप यूएस से ही ले लेता, नहीं ले रहा ना। तो इसलिए हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा बेकार न्यूज मुझे कंसीडर्ड नहीं होती। बांग्लादेश ठीक है, यूएस के कॉटन लेके उससे यान बना के, फैब्रिक्स बना के टेक्सटाइल बना भी देगा, बट अगेन यूरोपियन कंट्रीज के उसे एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, मान लेता हूं यूएस एक्सेप्ट कर लेगा, बट यूएस के अंदर भी एक मेजर कस्टमर बेस वो इंडियन फैब्रिक से इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी अगले लेवल की होती है। तो फिलहाल देखते हैं। फिलहाल मुझे नहीं दिक्कत महसूस होती कहीं भी भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। हाँ, ये इमीडिएट एक वैसे सुनने में नेगेटिव न्यूज लग सकती है, बट गोइंग फॉरवर्ड कोई ज्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है। और सोचो ना, 50% से टैरिफ 18% हो गया। बांग्लादेश के ऊपर अगर 19 से 0 भी हो गया, तो हमारे ऊपर तो 50 से 18 हुआ है, तो फिर 32% का फायदा, उन्हें तो 19% का ही फायदा मिला है, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे ये डील कहीं से भी बुरी नहीं लगती। भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी कहीं नेगेटिव कुछ मुझे लग नहीं रहा। फिलहाल ये नेगेटिव इंपैक्ट छोटे टाइम के लिए था, शॉर्ट टाइम के लिए था, बट ओवरऑल देखो तो पॉजिटिव ही रहेगा। चलिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की कॉर्पोरेट न्यूज। हम आगे ऐसी ही और कॉर्पोरेट न्यूज के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।